नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एसएनपी ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं पॉलिटी का पार्ट प्रियम्बल को समझते हैं। इसमें है क्या, इसके बोलने का मतलब क्या है, ठीक है। हालांकि छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये स्पेशली फॉर द पंजाब पुलिस और सब इंस्पेक्टर के पेपर में चलो इंपॉर्टेंस रखेगा ही रखेगा, हालांकि बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आएगा। तो ज़्यादा डिले ना करते हुए एक एक चीज़ जानते प्रियम्बल के बारे में है क्या। प्रियम्बल बेटा बेसिकली है क्या, प्रियम्बल के बारे में अगर समझें तो प्रियम्बल सबसे पहले जो प्रियम्बल बनाया गया था वो किसने बनाया था, अमेरिका ने, ठीक है। और अमेरिका ने पहला प्रियम्बल बनाया था और वहीं से हमने प्रियम्बल को क्या किया, अडॉप्ट किया है। प्रियम्बल बेसिकली होता क्या, मान लो एक बुक है ना, बुक के फ्रंट में एक दिया होता है जिसमें ये पता लिखा होता है कि बुक में आगे सारी चीज़ें हम किस किस चीज़ के बारे में डिस्कस करने जाए, वो बेसिकली प्रियम्बल होता है। वैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है तो प्रियम्बल हमें ये बताता है कि जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उनका कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था, वो क्या चाहते हैं कि हमारी कंट्री कैसी हो और लोगों के लिए हम कौन कौन सी चीज़ सेव करें और कंट्री को किस तरीके से चलाएं। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर का जो उद्देश्य था, जो माइंडसेट था, उसको कौन बताता, प्रियम्बल। और तो दुनिया का सबसे पहला प्रियम्बल किसके पास था, अमेरिका का था। अब उसी को देख के बेटा हम लोगों ने क्या किया, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए हम लोगों ने भी प्रियम्बल बनाया। लेकिन हमारा जो प्रियम्बल कहाँ से लिया गया है बेटा, हमारा प्रियम्बल लिया गया है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से। और ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मतलब उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य। तो ये बेसिकली ड्राफ्ट किसने किया था, आप बोलोगे सर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ड्राफ्ट किया था। बेसिकली ये इनका एक भाषण था, ठीक है, जिसमें ये रखा गया था कि हम अपनी कंट्री को किस तरीके से इन फ्यूचर देखना चाहते हैं। तो उसको वहां से उठा के ड्राफ्ट किया और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी उसने इसको क्या कर लिया, अडॉप्ट किया। और इसको बाद में हमने किसका नाम दे दिया आपके पास, प्रियम्बल का। तो प्रियम्बल बेटा इंडिया का कहां से लिया गया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। और जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था बेसिकली क्या था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का एक भाषण था, ठीक है। आगे देखो, प्रियम्बल बेसिकली क्या करता है, एक समरी देता है। समरी का मतलब क्या होता है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा है, ठीक है, तो बेसिकली इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशन को एक छोटे से पेज में ये बता देता है कि हम पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के में किन किन चीज़ों के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली हमारा उद्देश्य क्या है इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको बेसिकली कौन रिप्रेजेंट करता है, आपका प्रियम्बल। तो बेटा प्रियम्बल बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी कंट्री के पर्सन के लिए। तो बेटा बेसिकली पहली चीज़ याद रखिएगा, ठीक है, पहली चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा ई रह गया, कोई इशू नहीं, इतना चल जाता है। देखिए यहाँ पे याद रखिएगा, प्रियम्बल बेसिकली बाय हार्ट ही हमें याद होना चाहिए हर बंदे को। प्रियम्बल क्या है, बी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व द कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन। क्या सिक्योर करेंगे बेटा, ध्यान से देखो, सिक्योर क्या करने वाले हैं, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, और आपके पास इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, ठीक है, फ्रेटर्निटी, भाईचारा, श्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। और इन आवर कंस्टिट्यूएंट असेंबली, इस दिन को हमने इसको क्या किया था बेटा, अडॉप्ट किया था। ध्यान से सुनना, बेसिकली हमने इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया बेटा, आपका 4 पार्ट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है। पहली चीज बेटा, सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है कॉन्स्टिट्यूशन का, बेसिकली अथॉरिटी किसको माना जाता है, हेड किसको माना जाता है, बेसिकली हेड, सोर्स ऑफ अथॉरिटी किसको माना गया, बी द पीपल ऑफ इंडिया। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है बेटा, इंडिया के लोग। पहली चीज ध्यान में रखना। अगली चीज बेटा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारी कंट्री का, हमारे स्टेट का नेचर कैसा है, नेचर को कौन रिप्रेजेंट करता है बेटा, ये सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक, इनका मतलब बाद में समझेंगे, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन। बेटा ये जो सारे वर्ड है ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, नेचर ऑफ स्टेट। ये हमारी कंट्री के नेचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारी कंट्री का नेचर कैसा है, ठीक है। और बेटा एक चीज है, और ये जो अपने पास तीसरा पार्ट आ जाता है, ये हमारे पास किस चीज को, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो ऑब्जेक्टिव है बेटा क्या है, जस्टिस देना, लिबर्टी देना, इक्वालिटी,
भाईचारा बनाए रखना, ठीक है, और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन बनाए रखना। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को। अच्छा, और बेटा ये जो अगला पार्ट है बेटा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस डेट को हमने खुद को, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है बेटा क्या किया था हमने, इस डेट को 26 नवंबर 1949 को 1949 को हेयर बाय अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ये डे बताता है जिस दिन हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था या फिर क्या किया था, इनेक्ट किया था। तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है? इंडिया के लोग। नेचर कौन रिप्रेजेंट करता? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये आ गया ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आ गया बेटा, और नीचे आ गया डेट जिस दिन हमने इसको क्या किया, अडॉप्ट किया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बात समझना मेरी बात। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड को हाईलाइट किया, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी बेटा। ठीक है, अब बेटा हमने सबसे पहले अपने आपको कॉन्स्टिट्यूशन कब दिया? इस डेट को। जब इस डेट को दिया था ना बेटा, तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ये 3 वर्ड नहीं थे। कौन से 3 वर्ड नहीं थे बेटा? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड ओरिजिनल जो प्रीएम्बल था उसमें बिल्कुल भी नहीं थे। अब उसके बाद क्या हुआ कि कुछ हम लोगों ने बाद में अमेंडमेंट करी, तो वो उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो आपके पास जो अमेंडमेंट हुई थी बेटा, हम लोगों ने करी थी 42nd अमेंडमेंट करी थी 1976 में। इस अमेंडमेंट की याद रखना, ठीक है। इसमें हमने ये 3 वर्ड आपके पास प्रीएम्बल में डाले थे। कौन से 3 वर्ड डाले थे? सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड याद रखना। कौन से? सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। और किस अमेंडमेंट के थ्रू? 42nd अमेंडमेंट 1976 के थ्रू डाले थे। ठीक है, लेकिन बेटा इससे पहले ये बाद में डाले, 76 में ये कारनामा हुआ है। लेकिन उससे पहले क्या था कि सबसे पहले तो जद्दोजहद इसी चीज़ की लगी थी, जो ये प्रीएम्बल है क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। ध्यान से सुनना मेरी बात। अब बेटा एक बेरोवरी केस हुआ था। बेसिकली बेरोवरी एक जगह है, ठीक है, 1960 में हुआ था। बेसिकली क्या है कि जब भी 2 कंट्रीज कई बार पार्टीशन होती है तो इस तरीके से जगह हो जाती है। मान लो ये बाउंड्री है, इंडिया का ये वाला पार्ट यहाँ चला गया, पाकिस्तान का ये वाला पार्ट यहाँ आ गया। उसी तरीके से बेरोवरी एक जगह थी जो पाकिस्तान को इंडिया देना चाहता था और वहाँ से कुछ जगह लेना चाहता था। उसी केस में एक केस हुआ था, बेरोवरी केस। इसमें बेटा सुप्रीम कोर्ट के, ध्यान से सुनना मेरी बात, 7 जजेस का एक बेंच बैठा था, 7 जजेस का। ठीक है, उन्होंने कुछ की पॉइंट रखे थे। पहला ये बोला कि जो आपके पास प्रीएम्बल जो है ये बेटा, उन्होंने बोला कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ये जस्ट एक कवर पेज की तरह काम कर रहा है। जैसे बुक पे एक कवर पेज लगा होता ना, इट इज जस्ट अ कवर पेज, ये कवर पेज है। ठीक है, ये आपका प्रीएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। दूसरी चीज़ उन्होंने ये बोली, हाँ इतना जरूर है, कभी अगर हमें कोई मान लो कि आपके पास कॉन्ट्राडिक्शन हो रही हो तो उस केस में हम यहाँ पे सुजेशन ले सकते हैं। किसको देखते हुए? प्रीएम्बल को देखते हुए सुजेशन ले सकते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द प्रीएम्बल। इन्होंने बोला प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, अगर कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है तो इसके बाद क्या हुआ? केशवानंद भारती केस था बेटा एक। ध्यान से सुनना मेरी बात, ये कब हुआ था? ये दोनों केसेस इंपॉर्टेंट है। 1973 में, ये 1960 में, 1973 में। इस वाले बेंच ने तो ये बोल दिया था कि ये जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं। लेकिन केशवानंद भारती केस में क्या हुआ कि केशवानंद जो एक बंदा था जो सन 2020 में इसकी डेथ हुई थी, ठीक है, ये केरला से बिलोंग करता है बेटा। ये कहाँ से बिलोंग करता है? केरला से। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करते थे? मठ चलाते थे। मठ होते हैं ना हिंदुओं के, वैसे मंदिर टाइप में एक मठ चलाते थे। तो केरला गवर्नमेंट ने एक लैंड रिफॉर्म बिल लेकर आई थी। लैंड रिफॉर्म बिल में इनकी कुछ जगह ले ली थी, ठीक है, अडॉप्ट कर ली थी, एक्वायर कर ली थी। अब कहानी क्या थी वो बाद में देखेंगे। तो ये बेसिकली एक बंदा था, इस केस के लिए उन्होंने क्या किया था? सुप्रीम कोर्ट ने एक बिल याचिका दायर की थी। अब सुप्रीम कोर्ट के 13 जजेस की बेंच बैठी बेटा। कितने जजेस की बेंच थी? ध्यान से सुनना मेरी, 13 जजेस की बेंच बैठी। अच्छा, ये आज तक की सबसे बड़ी बेंच थी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, केशवानंद भारती केस में बैठी थी। उसने ये बोला कि एट लास्ट जाके वर्डिक्ट क्या दिया? पहली चीज़ ये बोल दी, प्रीएम्बल जो है बेटा ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ठीक है, और दूसरी चीज़ उन्होंने ये बोली, सुप्रीम कोर्ट ने, हमें ध्यान से सुनो, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और प्रीएम्बल कैन बी, मतलब
सब्जेक्टेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्सरसाइज, मतलब इसको भी अमेंड किया जा सकता है, इसको भी क्या किया जा सकता है, अमेंड। लेकिन अमेंड करने के लिए उसको कहाँ किस चीज़ का सहारा लेना पड़ेगा, अंडर आर्टिकल 368। ध्यान से सुनना मेरी बात। पहली चीज़, प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड, यस प्रीएम्बल कैन बी अमेंडमेंट, और अमेंड तो किया जा सकता है। अच्छा, किस आर्टिकल के अंडर किया जा सकता है, आर्टिकल नंबर 368 के अकॉर्डिंग, ठीक है। और एक और चीज़, अमेंड कर सकते हैं, लेकिन हाउएवर द बेसिक स्ट्रक्चर, जो स्टार्टिंग में प्रीएम्बल था ना, जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको कैन नॉट बी अल्टर्ड, मतलब उसको चेंज नहीं कर सकते, हम उसको बदल नहीं सकते, ठीक है। प्रीएम्बल को चेंज किया जा सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज जो ऑलरेडी था उसको चेंज बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये वाला वर्ड याद रखना, देयरफॉर इट इज कॉल्ड दी हार्ट एंड साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसे हार्ट और साउल बोला जाता है, ये कई बार क्वेश्चन में पेपर आया। तो हार्ट एंड साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे बोला जाता है बेटा, प्रीएम्बल को क्या बोला जाता है, हार्ट एंड साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे कुछ 3-4 चीजें मेन निकल के आई। देखो बेरूबरी में क्या था, उन्होंने बोला कि ये प्रीएम्बल का पार्ट, प्रीएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ठीक है, इस जस्ट अ कवर पेज, ठीक है। केशवानंद भारती केस में ये बोला, सबसे बड़ा बेंच था बेटा, याद रखिएगा सबसे पहली चीज, और बड़ा बेंच था, ठीक है, 13 जजेस का बेंच था। इन्होंने ये बोला कि ये प्रीएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किस चीजों से बना है, प्रीएम्बल से, आर्टिकल से और शेड्यूल से बना है, ठीक है, इट इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और दूसरी चीज इन्होंने ये बोला कि प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड और आर्टिकल अंडर आर्टिकल 368, और इसीलिए इसे हार्ट एंड साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। अब इतना सब कुछ होने के बाद बेटा, उसके बाद ये अमेंडमेंट हम लोगों ने की थी 42nd अमेंडमेंट, जो कब की थी हमने, 1976 में। वो इस हेयरिंग के बाद थी, केशवानंद भारती केस के बाद, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा। अब कुछ इंग्रेडिएंट थे, जो मेन इंग्रेडिएंट, 4 इंग्रेडिएंट, वैसे मैं डिस्कस पहले भी कर चुका हूं इसको, कि आपके पास सोर्स ऑफ द, ठीक है, पहली लाइन में क्या था, सोर्स ऑफ द थ्योरेटिक कौन है कॉन्स्टिट्यूशन का, मैंने क्या बोला था, पीपल ऑफ इंडिया। अच्छा, नेचर क्या बताया था बेटा, नेचर बताया सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक है, ठीक है। इनका मतलब समझेंगे भी, ध्यान दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेटा, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, भाईचारा, ये सारे ऑब्जेक्टिव है। और चौथी लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही थी बेटा, डेट को, ठीक है, ये चीज मैं बता चुका हूं आपको पीछे। आगे चलो। अब की वर्ड जो हमारे प्रीएम्बल में, उनको एक एक करके समझते हैं बेटा। सबसे पहले आ जाता है सोवरेन, ठीक है। सोवरेन का बेटा मतलब क्या होता है, जो हमारी कंट्री है बेसिकली सुप्रीम है, चाहे इंटरनल मामलों में डिसीजन लेना है, ठीक है, चाहे एक्सटर्नल कोई डिसीजन लेना है, हमारी कंट्री खुद ले सकती है, हमारे कंट्री के चुने हुए लोग खुद ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल कि अब जैसे हमने JNK जो था एक स्टेट था बेटा, उसको हमने तोड़ के यूटी बना दिया, ठीक है। अब वो हमारी कंट्री का इंटरनल मैटर था, कोई भी, चाहे इंग्लैंड है चाहे अमेरिका है, कोई भी उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो यहाँ पे हम क्या बेटा, सोवरेन है। चाहे एक्सटर्नल अफेयर है बेटा, कहीं मान लो पाकिस्तान के साथ हम क्या रिलेशन रख रहे हैं, या बांग्लादेश के साथ कैसा चला हुआ हमारा, या फिर हमारे पास सऊदी अरेबिया के साथ कैसा चला हुआ, वो हमारा एक्सटर्नल अफेयर है। इसमें भी कोई भी दूसरी कंट्री हस्तक्षेप नहीं कर सकती। हमारी जो कंट्री है वो सुप्रीम है, ठीक है, हमारी कंट्री क्या है, सुप्रीम, और कोई भी दूसरी कंट्री बेटा उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती, ठीक है। जैसे मान लो आज़ादी से पहले की अगर बात करें, ध्यान से सुनना मेरी बात, तब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही चलती थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही थी आज़ादी से पहले भी। लेकिन तब नो डाउट यहाँ पे उन्होंने एक बंदा रखा हुआ था जो कंट्री को चला रहा था, इंडिया में था वो बैठा हुआ, लेकिन अल्टीमेटली जो भी डिसीजन मेकिंग हो रही थी वो कहाँ से हो रही थी बेटा, इंग्लैंड से। तो उसमें हम, आपके पास सोवेरियन नहीं थे, हम चल रहे थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम पे, लेकिन डिसीजन कौन ले रहा था वहां पे बैठ के, क्वीन ले रही थी, इंग्लैंड, गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड ले रही थी उस समय, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ठीक है। अब आगे समझो बेटा, सोशलिस्ट। अब सोशलिस्ट का मतलब होता है सामाजिक। समाज में देखो, हमें हर एक वर्ग को साथ में लेकर चलना है, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, हमें गरीब और अमीर के बीच में जो आपके पास डिफरेंस है उसको बेसिकली क्या करना है, कम करना है। अब ये जो वर्ड था सोशलिस्ट बेटा, ऐसा नहीं है कि आपको पता होगा कि हमने इसको इस अमेंडमेंट के थ्रू तो आपके पास लेकर आए थे, इस अमेंडमेंट के थ्रू। अब ऐसा नहीं कि इससे पहले इसके बारे में हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं जिक्र ही नहीं था। जो सोशलिस्ट के बारे में जो कंटेंट है ना हमारा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में बेटा, हमने सोशलिस्ट के बारे में सारा आपके पास डाला हुआ है कि ये कंटेंट ऑलरेडी हमारे पास था, लेकिन उसके बाद भी हमें लगा कि चलो अंदर है तो बाहर भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो हमने बाहर डाल दिया इसको, ठीक है। अब आगे ध्यान से सुनना मेरी बात। जो इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म जो है ना बेटा, ये हमारा कैसे चलता है, डेमोक्रेटिक एंड सोशलिज्म।
डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, सोशलिज्म है लेकिन कैसी है, डेमोक्रेटिक है। लेकिन अगर बात करें, लेकिन हमारी जो है कम्युनिस्टिक सोशलिज्म नहीं है, जैसे चाइना कम्युनिस्टिक सोशलिज्म है, लेकिन हमारी कौन सी है, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म ऑन द अदर हैंड होल्ड्स फेथ इन मिक्स्ड इकोनॉमी। हमारी जो इकोनॉमी है, जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, ये मिक्स्ड इकोनॉमी में फेथ करती है, मतलब प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों को एग्जिस्ट करें, साथ में ही क्या करें बेटा, ग्रो करें। तो सोशलिस्ट कंट्री है, हर वर्ग को साथ में लेकर चलेंगे, प्राइवेट और सरकार गवर्नमेंट सेक्टर है, दोनों साथ में चलेगी बेटा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब समझते हैं सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष। देखो हमारी कंट्री में चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हमारी कंट्री एक धर्म, हर एक धर्म को इक्वल रिस्पेक्ट दी जाती है, चाहे हिंदू हैं चाहे मुस्लिम हैं, ठीक है। अब सेकुलर जो वर्ड था बेटा, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, इस अमेंडमेंट के थ्रू हमने प्रियम्बल में डाला था, ठीक है, इस अमेंडमेंट के थ्रू डाला था, ये याद रखना, सेकुलर वर्ड किस अमेंडमेंट के थ्रू डाला था, ठीक है। तो सेकुलर का मतलब क्या, धर्मनिरपेक्ष है। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है बेटा ना, ये embodies the positive concept of secularism, that is all religion in our country irrespective of their strength have same status and support to the from the state। मतलब कंट्री से हर एक धर्म को, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी को बराबर का क्या मिलेगा बेटा, सपोर्ट मिलेगा, ठीक है, हर जगह। अब आगे बात करते हैं डेमोक्रेटिक की बात करें, ठीक है। अब डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है बेटा, डेमोक्रेटिक में ना पहली चीज़, सबसे पहली चीज़ यही आ जाती है, जो पावर होती है ना बेटा, वो किसके हाथों में होती है, लोगों के हाथों में, ठीक है। अच्छा, अब कैसे लोगों के हाथों में होती है, आप तो बोलोगे सर पीएम मोदी जी भी गवर्नमेंट चला रहे हैं। अच्छा, मोदी जी को जो चुना है वो किसने चुना है बेटा, लोगों ने वोटिंग के थ्रू चुना है, ठीक है। इससे पहले अपने पास पीएम कौन थे, आप बोलोगे सर मनमोहन सिंह जी थे, ठीक है, मनमोहन सिंह जी थे ना, ठीक है। लोगों को उनका काम पसंद नहीं आया तो लोगों ने नेक्स्ट टाइम किसको वोट दे दिया बेटा, पीएम मोदी जी को दे दिया, ठीक है। तो बेसिकली वोटिंग कौन कर रहा है, लोग, और पावर किसके हाथों में, लोगों के हाथों में। मतलब जो सरकार बनती है ना, बेसिकली ऐसा नहीं है कि आपके पास सरकार, जैसे अगर बात करें चाइना की, एक ही गवर्नमेंट चलती है, लेकिन यहाँ पे हर बार वोटिंग होती है, लोग एक पर्टिकुलरली गवर्नमेंट के लिए वोट करते हैं और जो जीतता है वही गवर्नमेंट बनाता है। तो अल्टीमेटली पावर किसके हाथ में बेटा, लोगों के हाथ में। डेमोक्रेटिक कंट्री हमारी, लोग ही अपनी सरकार बनाती है, ठीक है। ध्यान से सुनो, आगे चलते हैं, ठीक है। अगला वर्ड समझिए, रिपब्लिक। अच्छा, इस वर्ड को ध्यान से सुनना। रिपब्लिक में बेटा होता क्या है बेटा, मेनली पहली चीज कि हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट की अगर बात करें, इंडिया का हेड ऑफ स्टेट कौन है बेटा, आप बोलोगे सर इंडिया का हेड ऑफ स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट, ठीक है, कौन है, प्रेसिडेंट। और बेटा जो प्रेसिडेंट होता है वो इलेक्टेड होता है, क्या होता है बेटा, इलेक्टेड। प्रेसिडेंट क्या होता है, इलेक्टेड होता है, हेड ऑफ द स्टेट। अच्छा, इलेक्टेड, आप में से कई लोगों को ये पता नहीं होगा कि प्रेसिडेंट कैसे चूज किया जाता है, ये आगे हम जाके पूरी डिटेल में समझेंगे। लेकिन एक बात समझो कि प्रेसिडेंट को जो वोट करते हैं, आपने तो कभी डायरेक्टली प्रेसिडेंट को वोट डाला नहीं, प्रेसिडेंट को वोट कौन डालता है, एमपी डालते हैं, और बेटा कौन डालते हैं, एमएलए डालते हैं, है ना, ये वोट डालते हैं। अच्छा, एमपी एमएलए को कौन वोट डालते हैं, अल्टीमेटली देखा जाए तो लोग वोट डालते हैं, पीपल ऑफ इंडिया वोट डालते हैं। तो अल्टीमेटली ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लोगों को, और यही आगे जाके किसको वोट डाल रहे हैं, प्रेसिडेंट को। तो प्रेसिडेंट इलेक्ट हो रहा है, उसको वोटिंग हो रही है, अल्टीमेटली देखा जाए तो इनडायरेक्टली कौन चूज कर रहे हैं बेटा, लोग ही चूज कर रहे हैं। और कितने सालों के लिए इंडिया का प्रेसिडेंट बनता है बेटा, 5 सालों के लिए। तो यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वो चुना जाता है। अगर मैं बात करूँ इंग्लैंड की बेटा, इंग्लैंड में अल्टीमेटली गवर्नमेंट तो पीएम चला रहा है, पीएम अलग है, लेकिन वहां पे क्वीन भी है, आपको पता होगा, ठीक है। अब क्वीन जो है बेटा वहां पे हेड ऑफ द स्टेट है, ठीक है। तो जो इंग्लैंड है वो रिपब्लिक नहीं है, इंग्लैंड जो है बेटा वो रिपब्लिक कंट्री नहीं है, क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट क्वीन के लिए वहां पे कोई वोटिंग नहीं होती बेटा। यहाँ पे हम प्रेसिडेंट के लिए वोटिंग कर रहे हैं, वहाँ पे कोई वोटिंग नहीं होती, तो वही उन्हीं के फैमिली में से आगे जो चलती जाएंगी वो क्वीन बनती जाएगी, है ना। तो बेसिकली वहाँ पे कोई भी वोटिंग नहीं है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट को हम खुद चुनते हैं, वोटिंग होती है। तो इसीलिए हमारी जो कंट्री है वो कौन सी कंट्री है बेटा, रिपब्लिक है, रिपब्लिक कंट्री है, ठीक है। तो अगला समझते हैं जस्टिस बेटा। जस्टिस जो है हमारे, द टर्म जस्टिस हमारे प्रियम्बल में बेसिकली किस किस में देंगे, सोशल देंगे हम, इकोनॉमिक देंगे, सामाजिक तौर पे, इकोनॉमिक आर्थिक तौर पे, पॉलिटिकल राजनीतिक तौर पे भी देंगे, और सिक्योर्ड करेंगे
थ्रू वेरियस फंडामेंटल राइट। किसके थ्रू सिक्योर करेंगे सारी चीज़ें? फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के थ्रू। तो बेटा ये जो आपके पास जस्टिस है, ये सारे जो जस्टिस हैं, इनको हम सिक्योर करेंगे किसके थ्रू सिक्योर करेंगे? इसको सिक्योर करने के लिए क्या दे दिया हमने? फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए हो, जिसके थ्रू हम इसको क्या करेंगे? इसको करेंगे। द आइडिया ऑफ द जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, बेटा ये हमने कहाँ से लिया है? रशियन रेवोल्यूशन से, इसको याद रखिएगा। तो आइडिया ऑफ द जस्टिस जो है वो कहाँ से लिया गया है? रशियन रेवोल्यूशन से, रशियन रेवोल्यूशन से लिया गया है बेटा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं लिबर्टी की बेटा, ठीक है। तो बोलता है कि अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन ऑन द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल, मतलब जो इंडिविजुअल, कोई भी बंदा कोई काम करना चाहते हैं, उसकी एक्टिविटी में कोई भी रास्ते में अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन, जो भी वो करना चाहता है वो उसको करने देना है, ठीक है। और साथ ही साथ हमें क्या करना है? उसको अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करनी है ताकि उसकी इंडिविजुअल डेवलपमेंट पर्सनैलिटी, अब गवर्नमेंट आपको पता है कभी स्किल इंडिया लेकर आ रही है, कभी कुछ लेकर आ रही है, ताकि उसको क्या करे? प्रमोट करे, ठीक है। और जो ये आइडिया ऑफ बेटा लिबर्टी है ना, आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, हमारे प्रीएम्बल में बेटा कहाँ से लिया गया है? फ्रेंच रेवोल्यूशन से। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है बेटा? भाईचारा। एक चीज याद रखिएगा, लिबर्टी, इक्वालिटी और आपके पास फ्रेटर्निटी, ये आइडिया जो हमने कहां से लिया? फ्रेंच रेवोल्यूशन से, ठीक है। अब अगला वर्ड समझते हैं बेटा, इक्वालिटी। इक्वालिटी वही बात आ गई कि इक्वालिटी हम हर एक बंदे को देंगे। तो जैसे लॉ की नज़र में बेटा एक पीएम भी अगर कोई लॉ तोड़ता है, चाहे एक नॉर्मल बंदा लॉ तोड़े, तो लॉ की नज़र में हर बंदा क्या है? बराबर है, ठीक है। एक तो ये एग्जांपल आ गया। और इक्वालिटी कैसे देंगे बेटा? इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देंगे आपके पास, जैसे मान लो पब्लिक सेक्टर में, ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, चाहे आपके पास गरीब का बच्चा है चाहे अमीर का बच्चा है। देखो अगर कोई पीसीएस का पेपर निकला है तो आपको पता होगा, कई बार सुना होगा, रिक्शा वाले के लड़के ने रैंक 1 ले लिया, वो पीसीएस ऑफिसर लग गया, और डीसी का लड़का पीसीएस ऑफिसर लग गया। देखो बेटा मौका तो हर किसी को बराबर मिल रहा है ना, वो मेहनत पर डिपेंड करता है। तो बेसिकली हमारे बंदे के ऊपर इक्वालिटी रखेंगे, हर जगह इक्वालिटी ही रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। भाईचारे की बात करें बेटा, भाईचारे का, फ्रेटर्निटी का जो मतलब है ना, बेसिकली ब्रदरहुड है बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात। अब इस भाईचारे को रिप्रेजेंट करने के लिए ही हमारे कंट्री ने, इस फीलिंग को बनाए रखने के लिए हमारे पास क्या है? सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप है। जैसे यूएसए की बात करें, ध्यान से सुनना मेरी बात, यूएसए की एक सिटी की बेटा, न्यूयॉर्क का है बंदा, तो उसकी सिटीजनशिप अलग से होगी, उसके बाद एक कंट्री की अलग से होगी, मतलब उसके पास 2 जगह की सिटीजनशिप है, ठीक है। लेकिन इंडिया में ऐसा तो नहीं है ना कि मान लो ये पंजाब है और साथ में आपके पास हरियाणा है, हरियाणा की सिटीजनशिप अलग से है, पंजाब की अलग से, ऐसा तो नहीं है। जो सिटीजनशिप मिलती है वो कौन सी मिलती है? पूरे इंडिया की मिलती है, ठीक है। इसी चीज़ को बचाने के लिए हमारे पास क्या, ब्रदरहुड और फ्रेटर्निटी को देने के लिए हमारे पास क्या है बेटा? सिंगल सिटीजनशिप है। और ये जो इंटीग्रिटी वर्ड यूज़ किया गया है बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात, इसमें ऐसे हमने 42nd अमेंडमेंट के थ्रू डाला हुआ है 1976 के थ्रू अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। देखो मोटी मोटी चीज़ अगर देखें तो जो प्रीएम्बल बेसिकली ये क्या बताता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उनका माइंडसेट क्या था कि हमारा संविधान कैसा हो, पहली चीज़, ठीक है। प्रीएम्बल लिया कहाँ से गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया था। किससे? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, इसके ऊपर क्वेश्चन कई बार आ जाता है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया था किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है। ओके, पहली चीज़ ये आ गई। दूसरी चीज़ कि कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू 3 वर्ड डाले गए थे। कौन कौन से थे? सोशलिस्ट, ठीक है, सेकुलर, ठीक है, एंड इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड डाले गए थे, ठीक है। अगली चीज़, अच्छा बेरुवरी केस क्या बोलता है आपके पास? बेरुवरी केस बोलता है जी कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, केशवानंद भारती केस ने ये बोला था, और सबसे बड़ा बेंच था, ठीक है, उसने ये बोला था इट इज़ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और प्रीएम्बल को अमेंड भी किया जा सकता है, उसके बाद ही हमने 42nd अमेंडमेंट करी थी, लेकिन किस आर्टिकल के अंडर? आर्टिकल 368 के अंदर, ये याद रख लेना, ठीक है। और मोटी मोटी चीज़ प्रीएम्बल के मेन 4 कंपोनेंट के बारे में पढ़ा था। अथॉरिटी कौन है? इंडिया के लोग। अच्छा, दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी थी कि नेचर बताता है, ये नेचर बताता है कि सोवरेन है, सेक्युलर है, सोशलिस्ट है, आपके पास डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। अच्छा, अगली चीज़ हम क्या करेंगे बेटा, आपके पास जो बेसिकली उनका जो ऑब्जेक्टिव है कॉन्स्टिट्यूशन का वो बताता है, आपके पास सोशलिस्ट सारी चीज़ें आ जाती, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया? डेट आ गया बेटा, ये सारी चीज़ें आ गई।
होपफुली आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। और इस लेक्चर की जो बेटा पीडीएफ है ना, वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जाके एसएनपी क्लासेस पंजाब जॉब से जाके डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे इस लेक्चर की पीडीएफ आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस बेल आइकन को प्रेस जरूर करें और अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ इसको शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।